प्रभात विद्यार्थियों। तो लास्ट टाइम पर हमने पढ़ा था करंट डेंसिटी, है ना। हमने उसका डिफिनीशन लिख लिया था, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लिया था। अब हम शुरू करने वाले हैं ओम्स लॉ। देखो क्या है ये ओम्स लॉ, ओम का नियम क्या है। ओम्स लॉ, देखो ओम नामक एक वैज्ञानिक मार्केट में आया। उसने क्या किया, उसने कुछ विशेष नहीं किया, उसने ऑब्जर्व किया कि हो क्या रहा है कंडक्टर के साथ। देखो मान लो ये कोई चालक है, कंडक्टर है। हम जानते हैं इसके अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ये देखो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन जिग-जैग मोशन करते हैं, मतलब यूँ से चला यूँ 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 करके, देखो यहीं वापस आ जाता है, जहाँ से चला वहीं पर रह जाता है, बहुत ही रफ्तार में। इसकी रफ्तार लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है, बहुत हाई स्पीड से घूम करके वहीं पे आ जाता है जहाँ से शुरू किया चलना। ठीक है, ये बार बार होता रहता है। इलेक्ट्रॉन चल तो रहा है, वाइब्रेट तो कर रहा है, लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। जहाँ है वहीं पे लगभग रहता है वो। ठीक है, तो ऐसा हो रहा है। इसके कारण कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होता है, जिसके कारण इसमें करंट नहीं फ्लो होता। आप जानते ही हो कि आप सिर्फ एक बल्ब जो है जोड़ दो और कुछ मत करो, बस ऐसे करके बल्ब जोड़ दो, तो क्या बताओ बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, नहीं जलेगा ना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तो हैं भाई। चालक के अंदर में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे हैं, चल नहीं रहे हैं। और चलेंगे तब तो धारा बहेगी, और धारा बहेगी तब तो इसमें बल्ब जलेगा। क्लियर है? तो बल्ब यहाँ पर नहीं जल रहा है। अब ओम ने क्या ऑब्जर्व किया, ध्यान से देखिएगा। उसने क्या देखा कि जैसे ही हमने इसके सिरों के बीच बैटरी जोड़ दिया, ये रहा हमारा बैटरी। ठीक है, मान लो 20 वोल्ट की बैटरी है, बैटरी जोड़ा तो क्या हुआ, इस बैटरी का पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर वाइब्रेट कर रहा था उसको अपनी ओर खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उई करके इससे होके ऐसे होके ऐसे होके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे, फिर ये भी आएगा, फिर ये भी आएगा। इस प्रकार से सारे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेंगे यूँ होकर के और वापस यहाँ आ जाएंगे, जिसके कारण इस सर्किट में करंट फ्लो होने लग जाएगा। होगा ना? देख रहे हो यहाँ पर भी, यदि आप जैसे ही इसके टर्मिनल के बीच सेल जोड़ दो, बैटरी जोड़ दो, वैसे ही क्या हो जाएगा, ये बल्ब जल उठेगा, बल्ब जल उठेगा। ओके, जल उठा। अब एक काम करते हैं, ठीक है, एक और बैटरी लगा देते हैं। ये रहा 2 बैटरी। तो क्या और ज़्यादा तेज़ी से, चूँकि अब ये जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है बहुत ज़ोर से बुलाएगा, है ना। जैसे हम लोग घर में भी देखते हैं कि मम्मी हमें पुकारती है प्यार से, बेटे आ जा, तो हम आते हैं, लेकिन ज़ोर से बोले बेटे कहाँ है, जल्दी से आ, दौड़ के ज़ोर से चिल्ला के बोलती है, तो क्या जल्दी दौड़ के आते हैं हम, सोचते हैं मम्मी शायद गुस्से में कूट देगी हमें, नहीं जाएंगे तो। वही बात है कुछ। ये जितना ज़्यादा हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, जितना ज़्यादा इसमें बैटरी, जितना ज़्यादा अधिक वोल्ट वाला बैटरी लगाएंगे, उतना ज़ोर से इसको आकर्षित करेगा और उतने तेज़ी से ये भाग करके इसके पास जाएगा। क्लियर है? यस। तो ओम ने यही ऑब्जर्व किया। उसने कहा कि यार इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा करंट, देख रहे हो, मतलब करंट जो है, समझिए ध्यान से, करंट जो उतना अधिक होगा जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे हम उसके टर्मिनल के बीच। टर्मिनल है ना, टर्मिनल मतलब जैसे सिरों के बीच जो है, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। सिंपल सा। तो ओम ने वही बात कह दिया, ये कह दिया उसने। ठीक है, जो कहा उसको मैं गद्य नहीं बल्कि पद्य में बताऊंगा, ध्यान से बस देखते रहिए। ओम ने क्या कहा कि यदि ताप नियत रखा जाए, है ना, तो नियत ताप पर किसी चालक तार के सिरों का विभवांतर तार से प्रवाहित धारा का सीधा समानुपाती होता है। ठीक है ना, यही बात हम नोट कर लेते हैं। लिखिए तो, नियत ताप पर, ओम का नियम लिख रहे हैं हम लोग, नियत ताप पर चालक तार के सिरों का विभवांतर, नियत ताप पर चालक तार के सिरों का विभवांतर तार से प्रवाहित धारा का सीधा समानुपाती होता है। तार से प्रवाहित धारा का सीधा समानुपाती होता है। ओके, अर्थात भी सीधा समानुपाती आई। हम जानते हैं जब समानुपात हटाते हैं तो बराबर आता है और एक कांस्टेंट भी आता है ना। जैसे समानुपात हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को के हम यहाँ नहीं कहने वाले हैं, उसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे हम आर। ठीक है, जहाँ आर क्या है, जहाँ आर
नियतांक है तथा इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ओके ओके, तो क्या हो गया हमारा V = RI, एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना, गुड। अब आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ तक पहले छाप लीजिए, तो छाप लिया। अब जानेंगे ये क्या है प्रतिरोध। है ना, प्रतिरोध क्या है, ये प्रतिरोध ध्यान से सुनो। देखो प्रतिरोध क्या है, नाम से ही स्पष्ट है, प्रतिरोध का मतलब अवरोध, है ना। तो भाई धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को, विद्युत धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। सिंपल भाई, धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। लिख डालिए तो, विद्युत धारा के प्रवाह में, लिखिए प्रतिरोध की डिफिनीशन, विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को, विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अभी अभी आपने जाना, लिखिएगा इसे R से सूचित किया जाता है। अभी अभी लिखा है ना, देखो R, यही R तो नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो लिखिएगा इसे R से सूचित किया जाता है। ओके, अगला इसका SI मात्रक, देखो ओम ने लॉ दिया था, वहाँ से ये निकला, इसीलिए इसका SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ओम, इसको ओम पढ़ते हैं, इसका SI मात्रक ओम होता है। लिखिएगा इसका SI मात्रक ओम होता है। अब देखो वीमा की बात करते हैं, वीमा सूत्र। तो इस फॉर्मूले से क्या हम लिख सकते हैं कि R = V/I, लिख सकते हैं ना। अब V का वीमा क्या होता है, तो होता है, आपने लिखा भी होगा, याद भी होगा, mL² T-3 A-1, याद है, ये होता है, अरे याद है ना, बिल्कुल, ये हो गया। नीचे में क्या है, I का हो गया A, ऊपर गया तो क्या बन गया, mL² T-3 A-2। तो लिख डालिए इसका वीमा सूत्र mL² T-3 A-2 होता है ना। इसका वीमा सूत्र mL² T-3 A-2 होता है, और यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। ओके, सुनिए ध्यान से, लिखना कैसे है, ये नहीं कि बस ये 4 तीर मारा और इसे लिख दिया, नहीं, हमें कैसे लिखना है, ऐसे यहाँ पहला जो तीर है वहाँ लिखना है कि भाई इसे R से सूचित किया जाता है। ये नहीं कि सीधे R लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, इसे R से सूचित किया जाता है। अगला, इसका SI मात्रक ओम होता है, ठीक है ना, इसका SI मात्रक ओम होता है। इसका वीमा सूत्र mL² T-3 A-2 होता है। और फोर्थ, यह एक अदिश राशि है। ओके, मैं ऐसे ही लिखूंगा, आपको लिखना है भाषाबद्ध करके, ठीक है ना, कि इसका SI मात्रक ओम होता है, वीमा सूत्र ये होता है, और यह एक अदिश राशि है। ओके बच्चों, गुड। तो यहाँ से हमने जान लिया कि ये प्रतिरोध क्या है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और जानेंगे चालकत्व। चालकत्व, ओके, इसको बोलते हैं कंडक्टांस। कंडक्टांस, चालकत्व, ये क्या है, बस सिंपल सा, प्रतिरोध जो है ना उसका व्युत्क्रम को हम चालकत्व कहते हैं। भाई प्रतिरोध नाम से ही अवरोध, और चालकत्व मतलब ये चलाता होगा, यानी कि प्रवाह में सपोर्ट करता होगा, है ना, धारा के प्रवाह में क्या करता होगा, सपोर्ट करता होगा। प्रतिरोध क्या करता होगा, अपोज करता होगा। ओके ना, तो इसका क्या काम है, सपोर्ट करना, यानी कि ये उसका नहीं, अपोजिट काम नहीं कर रहा है उसका, किसका, प्रतिरोध का। तो क्या बोलोगे इसकी डिफिनीशन, लिखिएगा प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, लिखिएगा प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। क्या लिखिएगा, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। ओके ओके, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। लिखिएगा सबसे पहले नीचे तीर मार के, इसे
अब मैं लिख देता हूँ पूरा, ऐसे ही आपको लिखना था वहाँ पे। इसे G से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ओके ना। अच्छा, इसका ऐसा है मात्रक, किसका? इस चालकत्व का लिखिएगा, इसका एसआई मात्रक। बच्चों ध्यान से, क्या मैंने कहा कि ये जो है ये व्युत्क्रम है किसका? प्रतिरोध का। उल्टा भाई, इसका मात्रक क्या था? ओम। ध्यान से देखिएगा, तो देखो इसका मात्रक क्या था? ओम था ना। पलटी मार दो इसको, तो ये जैसे है ना उल्टा हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा ऐसा, देखो ध्यान से, इसको ऐसे लिखेंगे, ये उल्टा करके देखो, ये ठीक है। क्या बोलेंगे? ये। इसको पढ़ते क्या है? महो। ओम का है ना उल्टा, सब कुछ उल्टा, पलट गया सब कुछ। ओम को क्या बोलेंगे? महो। उल्टा हो गया तो महो बोलेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? इसका ऐसा है मात्रक महो होता है। महो को ऐसे लिखते हैं, महो लिख देता हूँ, महो, MHO। इसका ऐसा है मात्रक महो होता है। अब बच्चों ध्यान से, विमा भी क्या पलट जाएगा? आर का जो विमा था क्या वो पलटी मार के आएगा? बिल्कुल आएगा। तो क्या लिखोगे? इसका विमा सूत्र, इसका विमा सूत्र। ध्यान से, इसका विमा सूत्र क्या होगा? पलटी मार के। तो देखो ओम का जो है, ओम जिसका ऐसा है मात्रक, जिसका प्रतिरोध है, तो बताइए तो प्रतिरोध का विमा क्या निकालें अभी? तो M L² T-3 और A-2, यही लिखे हो ना अभी? कॉपी में देखो तो पीछे अभी यही लिखे हो, ML² T-3 A-2 लिखे हो ना। तो ये 1/, में है, ऐसे ही लिखोगे ना, 1/r की जगह G बराबर है ना, G का हमें लिखना है। तो पलटी मार के ऊपर ले जाओ सबको, तो क्या M-1 L-2 T3 और A2, सही है ना भाई। जो है नीचे से ऊपर लेके चले जाओ, वही हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? इसका विमा सूत्र M-1 L-2 T⁻³ +3 ना, और A⁻² होता है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं और लास्ट बात लिखेंगे, यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। ओके बच्चों, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। चालकत्व के बाद हम जानेंगे अब प्रतिरोधकता। लिख लीजिए इसे यहाँ तक। देखिए, अब जानेंगे हम प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी, समझिए इसको, कुछ भी लिखने से पहले यहाँ समझना पड़ेगा। अब देखो, जैसा कि मैंने पहली क्लास में ही आपको बताया था कि आप मान सकते हो धारा प्रवाह का मतलब है पानी का बहाव, पानी का प्रवाह, दोनों सिमिलर चीज़ें हैं, ठीक है। आपने शायद पानी कभी पटवन किया होगा, पटाया होगा पानी, खेत में पटाया हो कभी, तो देखा होगा आपने कि जितना ज़्यादा दूर पर बोर्डिंग हो, पंपिंग सेट हो, और उसे जितना ज़्यादा दूर ले जा रहे हैं पाइप को, पानी को ले जा रहे हैं पाइप की मदद से, उतना कम पानी वहाँ पहुँचता है। आपने देखा है ऐसा? देखा है? हाँ देखा होगा शायद। अरे यार ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ सही कह रहा हूँ मैं। आपने बिल्कुल देखा होगा ऐसा कि जितना ज़्यादा दूर जा कर के पानी हमें निकालना है उतना कम पानी देता है। इसका क्या मतलब है? कम पानी क्यों दिया? पानी तो यहाँ बोर्डिंग ने या पंपिंग सेट ने उतना ही निकाला, लेकिन लंबाई की वजह से, ज़्यादा लंबा होने की वजह से पानी वहाँ कम पहुँचा। मतलब एक तरह से पानी के पहुँचने में, पानी के जाने में अवरोध ज़्यादा उत्पन्न हुआ, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध है वह सीधा समानुपाती है पाइप की लंबाई। यदि धारा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा तार की लंबाई, यानी कि जो प्रतिरोध होता है वह तार की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। जितना लंबा तार उतना ज़्यादा प्रतिरोध, और जितना ज़्यादा प्रतिरोध उतनी कम धारा। समझ में आई ना?
तो सिंपली जो मैं कह रहा हूँ, मैं ये बस ये कह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा लंबाई वाला मैं तार लूँगा उतना अधिक प्रतिरोध होगा। सिंपल, तभी तो पानी वहाँ कम जा रहा है। आप और ट्राई कर सकते हो, आपके पास बैटरी होगी 12 वोल्ट की, आप क्या करो, बहुत लंबा तार लेकर के उससे पहले 12 वोल्ट की बैटरी से 12 वोल्ट वाला बल्ब जलाना, बहुत पास में, मतलब बस 2-3 एक आध मीटर का है ना तार लेकर के जला देना है। अब क्या करो, 100 मीटर का तार लेके तब वही 12 वोल्ट का बल्ब जलाना, शायद वो बल्ब जले भी ना, ऐसा आपको पता चल जाएगा। अब बताओ बल्ब क्यों नहीं जल रहा है ना, क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि प्रतिरोध ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा हो गया कि धारा ही नहीं बहा। जैसे मैं यहाँ सिर्फ बल्ब लेकर के लगा दूँ और तार से ना जोड़ूँ, तो क्या प्रतिरोध उस पोल, बैटरी के पोल और बल्ब के बीच बहुत ज़्यादा प्रतिरोध है, यानी कि हवा है सिर्फ यहाँ पर, तो इसकी प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, तो धारा बहा ही नहीं। कुछ ऐसा ही यहाँ हो गया कि इतना ज़्यादा प्रतिरोध हो गया उस बल्ब के केस में 12 वोल्ट वाले में कि वो धारा नहीं बहा और बल्ब नहीं जला। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि प्रतिरोध जो है तार की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। ओके ओके, नेक्स्ट, प्रतिरोध जो है ये क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जरा इस बात को समझो। जैसे फिर से मैं आता हूँ पानी पटाने वाले पर ही। जैसे आपने कभी पानी पटाया हो तो पूरा पाइप आपका खुला हुआ है, तो क्या होगा, पानी खूब ज़्यादा मात्रा में निकलेगा। अब क्या कर दो, पाइप को, मुंह को थोड़ा सा दबा दो और दबाओ, क्या होगा, क्या पानी कम निकलेगा? और यदि खूब जोर से दबा दिया तो पानी निकलेगा ही नहीं, है ना। तो क्या देख रहे हो, दबाने का मतलब क्या है, पाइप दबाने का मतलब क्या है, उसके क्षेत्रफल को आप घटा रहे हो, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आप घटा रहे हो। ओके ना, ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इसको मैं यदि दबाऊंगा तो क्या होगा, ये क्षेत्रफल घट जाएगा, और जैसे ही क्षेत्रफल घटेगा वैसे ही धारा का प्रवाह कम हो जाएगा, पानी का बहाव कम हो जाएगा। तो यहाँ से क्या जाना कि दबाने से, यानी क्षेत्रफल घटने से प्रतिरोध बढ़ गया। एक चीज़ घट रहा है, दूसरा बढ़ रहा है, तो क्या मैंने व्युत्क्रमानुपाती बिल्कुल सही लिखा है? हाँ भाई, बिल्कुल सही लिखा है। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, और मैं क्या लिखूँगा, समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखूँगा, आर, दोनों को कंबाइन करता हूँ मैं, क्या लिखूँगा, L/A। ओके, यस, देन R इक्वल्स टू एक कांस्टेंट, फिर से समानुपात हटा रहा हूँ, कांस्टेंट दूंगा, उसे रो बोलेंगे, तो रो L/A। ये फॉर्मूला शायद आपने 10th में पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तभी अच्छा है, पढ़ लिया तो और अच्छा है। जहाँ ये रो क्या है, नियतांक है, रो क्या है, नियतांक है, तथा इसे चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। ओके बच्चों, अब ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये कह देते हैं, देखो ये जो कांस्टेंट है, मैंने एक बार पिछले चैप्टर में भी आपको ये बात मैंने कहा है कि जो कांस्टेंट होता है वो बाकी किसी टर्म पर डिपेंड नहीं करता है। मैंने कहा है ना, कैपेसिटर में भी कहा था मैंने कि Q बराबर सी भी, ध्यान से देखो, Q बराबर सी भी, देख करके बोलो, क्या C Q और V पर डिपेंड कर रहा था? बिल्कुल नहीं कर रहा था, याद है ना, नहीं कर रहा था, यस। अच्छा, F बराबर K Q1 Q2 बटे R²। बता दो क्या K इस Q1 Q2 R या F पर डिपेंड कर रहा था? नहीं कर रहा था। इसकी वैल्यू तो जन्म से पता है, 9 × 10⁹ देख रहे हो। तो क्या ये डिपेंड करेगा इन सब पर? बिल्कुल नहीं करेगा। ये कांस्टेंट है, ये इन सब पर एटलीस्ट डिपेंड नहीं करेगा। जो भी उस फॉर्मूला में है उस सब पर डिपेंड नहीं करेगा। वैसे ही C इन दोनों पर डिपेंड नहीं करेगा। वैसे ही V बराबर I R में R जो है वो I और V पर डिपेंड नहीं करेगा, चूंकि ये कांस्टेंट था उनके नियम में, है ना। ठीक वैसे ही R बराबर रो L/A में, रो L/A में मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ये रो जो है वो इंडिपेंडेंट होगा, डिपेंड नहीं करेगा L और A और R पर। समझ में आ रही है ये बात? हमेशा अपने जहन में रखो, अपने दिमाग में रखो। कई बार कंपटीशन में पूछ लिया जाता है इस प्रकार का कि भाई क्या ये इन सब पर डिपेंड करेगा। इनफैक्ट कभी कभी एग्ज़ाम, बोर्ड के एग्ज़ाम में तो बहुत कम चांस है, लेकिन आता है, बहुत बार आया हुआ है, आ जाता है कभी कभार कि भाई ये इस सब पर डिपेंड करेगा क्या। ठीक है ना, बात समझ रहे हो। तो फॉर्मूला में आप इतना दिमाग में डाल लो कि कोई फॉर्मूला डिराइव हुआ है, उसका यदि कांस्टेंट कुछ आया है तो वो कांस्टेंट उस फॉर्मूला के सभी टर्म पर डिपेंड, किसी भी टर्म पर डिपेंड नहीं करेगा, सभी टर्म से इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर है बच्चों? गुड। तो ये जैसा कि मैंने कहा, जब जो मैं गोला मार रहा हूँ, देखो ये और ये,
किसी भी बात पर डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच टर्म। ओके ना, वेरी गुड। तो मैंने क्या कहा, जहाँ ये जो है रो हमारा है, इसको रो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, रो पढ़ते हैं इसको। ओके ना, तो जहाँ रो जो है नियतांक है तथा इसे चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। यहाँ तक छापिए, फिर मैं इसका परिभाषा लिखा पाऊंगा, जो कि ये परिभाषा सीधे नहीं आ पाएगा, इसकी मदद से निकलता है परिभाषा। आ जाओ यहाँ पर, डिफाइन करने के लिए कई बार बिहार बोर्ड ने पूछा है, तो यहाँ तक आ जाइए आप लोग। आ गए, वेरी गुड। यहाँ तक आ गए। अब देखो, अब इसका डिफिनीशन लिखते हैं हम। अब जरा सोचो, इस फॉर्मूला में ये जो L है वो L क्या है, चालक तार की लंबाई, और A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अच्छा, लंबाई किधर होगा, जिधर धारा बह रहा है उसके अलॉन्ग लंबाई। बहुत ज़रूरी है ये बात जानना, इस पर ढेर सारे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, मज़ा आ जाएगा आपको। यदि आप ये कन्फ्यूजन में रहोगे कि L कौन सा लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। लंबाई क्या होगा, जिधर धारा बह रहा है उसके अलॉन्ग। जैसे मैं यदि ये ले रहा हूँ और धारा इधर, देखो ये वाली दूरी है L और ये वाला है B, तो यदि धारा इधर से इधर बह रहा है, ध्यान से देखना, समझना इस बात को, यहाँ से यहाँ धारा बह रहा है, तो लंबाई अपने आप क्या हो जाएगा, इस केस में लंबाई हो जाएगा L। ये धारा ऐसे बह रहा है तब, और धारा नीचे से ऊपर बह रहा है तब ऐसे, तो अपने आप लंबाई क्या हो जाएगा, देख रहे हो, लंबाई क्या हो जाएगा, अब B हो जाएगा। यही बात मैं कह रहा हूँ कि लंबाई है धारा के बहाव की दिशा में, ठीक है। और क्षेत्रफल क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो ये है, देख रहे हो ये। ओके, तो लिखिए, तो यहाँ तक आ जाने के बाद लिखिएगा जहाँ, इसके बाद जहाँ L धारा प्रवाह की दिशा में चालक तार की लंबाई, बहुत काम की बात है ये, जहाँ L धारा प्रवाह की दिशा में चालक तार की लंबाई तथा A चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तथा A चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ओके, गुड। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, अब मैं थोड़ी सी अच्छी बातें करने वाला हूँ। देखो, यदि, देखो ध्यान से, यदि L बराबर हो जाए 1 और A भी हो जाए 1, बोलो 1 मीटर स्क्वायर, और ये हो जाए 1 मीटर, मान लिया जाए ऐसे हो जाए, तो क्या इस केस में R बराबर रो हो जाएगा, बोलो बोलो यार। L का मान 1 और ये भी 1 बटा कितना हो गया, R बराबर रो। अब डिफाइन कैसे करोगे, आप बोलो बोलो, कैसे डिफाइन करोगे, तो कहोगे कि एकांक, देख रहे हो, एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल वाले चालक तार के का प्रतिरोध जो होगा वह उसकी प्रतिरोधकता के बराबर होगा। क्लियर है, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का जो प्रतिरोध होगा वह चालक की प्रतिरोधकता के बराबर होगा। क्लियर है भाई, दोनों का मान 1, तो R बराबर किसके, रो के। लिखिएगा, इसकी डिफिनीशन लिखिएगा, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार का प्रतिरोध चालक की प्रतिरोधकता के बराबर होता है, चालक की प्रतिरोधकता के बराबर होता है। क्लियर है, ऐसा मैंने आपको लिखना बताया हुआ है ना। कब बताया था मैंने, ऐसा हमेशा कहा है आपको कि जब भी एक को डिफाइन करना हो वैसे ही भेजा लगाओ। क्या लगाओ, भेजा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब प्रतिरोधकता जान लिया हमने, तो हमने प्रतिरोधकता की डिफिनीशन लिख ली। अब हम बात करेंगे इसके बारे में छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो लिखिएगा, इसे 3 मार्क नीचे में, इसे रो से सूचित किया जाता है, इसे रो से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ओके, गुड। अगला, इसका एसआई मात्रक, ध्यान से, इसका एसआई मात्रक क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से, R बराबर होता है रो L बाई A।
तो यहाँ से रो बराबर, ध्यान से बच्चों, क्या आर ए बाई एल हो जाएगा? यस। देन आर का मान ओम, आर का मात्रक ओम, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर और लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर ने मीटर को मार दिया तो रो का ऐसा मात्रक हो गया ओम मीटर। ठीक है, तो इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर होता है। ओके, नेक्स्ट ध्यान से देखो। अब बात देखो बुआ, इसका विमा सूत्र बच्चों ध्यान से देखना क्या होगा विमा सूत्र। तो ओम का जो होगा उसे मीटर से गुना कर दो। ओम का क्या होता है? ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2। याद आया? यही ना होता है? हाँ, यही हुआ था, हमें तो याद है ये अच्छे से। ओके, उसमें मीटर से गुना कर दो। मीटर का मतलब विमा क्या होगा? एल, एल से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा? एम एल स्क्वायर टी, एल स्क्वायर नहीं, एल की पावर 3 ना, एल की पावर 3, टी की पावर माइनस 3 और ए की पावर माइनस 2। तो इसका विमा सूत्र क्या होगा? एम एल क्यू टी माइनस 3 एंड ए माइनस 2 होता है। ओके, गुड। और लास्ट में बिल्कुल इसमें भी कोई इसका वो नहीं होता है, यह एक अदिश राशि है। ओके बच्चों, ठीक है, आ जाइए, छाप लीजिए, यहाँ तक छाप लिया, गुड। अब हम बात करेंगे आगे की बातों को, जानेंगे और अच्छे से। अब देखो, जैसे आपने प्रतिरोधकता जाना, जैसे आपने प्रतिरोध जाना था, तो उसके बाद क्या जाना? प्रतिरोधकता। अब क्या जाना? चालक से चालकता। ठीक है, चालकता, 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 चालकता क्या बोलते हैं इसको? कंडक्टिविटी। ये कंडक्टिविटी क्या है? फिर से वैसे ही जैसे प्रतिरोध का व्युत्क्रम को हम क्या बोले थे? चालकत्व बोले थे, वैसे ही प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम क्या बोलेंगे? चालकता बोलेंगे, है ना? लिख लीजिए, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को लिखिएगा, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। ओके बच्चों, गुड। अब देखो, इससे चालकता को सिग्मा से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ओके बच्चों, इसे सिग्मा से। अब इसका ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा? ध्यान से, कैसे? ध्यान से, अभी हमने कहा कि सिग्मा जो है वो व्युत्क्रम है प्रतिरोधकता का, तो इसका जो ऐसा मात्रक होगा, ध्यान से, 1/, क्या? ओम मीटर। अरे यार होगा ना? यस, पलटी मार के ले जाओ। तो क्या 1/ओम को ही हमने महो कहा था? हाँ भाई, महो कहा था, तो महो पर मीटर। बच्चों देखो, 1/ओम को साइमन भी कहते हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उतना ज़्यादा फेमस नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, ये जो चालकता था, चालकता याद आ रहा है ना उसका, जिसका हमने महो कहा था, उसका ऐसा मात्रा क्या होता है? साइमन भी होता है। लेकिन वो इतना ज़्यादा उसने उतना ज़्यादा ख्याति नहीं प्राप्त कर पाए, उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, तो इसीलिए हम उसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हम जानकारी होनी चाहिए। हम वैसे लास्ट में नोट में लिख लेंगे कि चालकता का ऐसा मात्रक, चालकत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? साइमन भी होता है, एस से उसको सूचित करेंगे। फिलहाल अभी देखिए, तो क्या है? सिग्मा बराबर 1/रो, 1/रो का मात्रक, रो का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। ओम उल्टा गया तो हो गया महो और मीटर। ठीक है, तो महो पर मीटर। तो क्या लिखोगे? इसका एसआई मात्रक क्या होता है? महो पर मीटर होता है। ओके बच्चों, गुड। अगला विमा की बात कर लेते हैं। अब किसकी बात करेंगे? विमा की। तो अब देखो, अभी ओम मीटर का जो विमा लिखा था, आपने लिखा था ना, तो ओम मीटर का मतलब महो का विमा लिखा था, उसमें मीटर से भाग कर दोगे, महो का विमा। ठीक है ना? तो इसका ऐसा मात्रक महो पर मीटर होता है। इसका विमा सूत्र, इसका विमा सूत्र, यार देखो,
ओम का हमने विमा लिखा था ml स्क्वायर t माइनस 3a-2 लिखा था ना, ओम का यही था। अब क्या करना है, इसको पलटी मारेंगे तो महो बनेगा, तो महो का बना लो पहले। तो माइनस यहाँ लगाओ, यहाँ भी माइनस लगाओ, ये प्लस। ओके बच्चों, पलटी मार दिया भाई, है ना। और नीचे में कौन है, मीटर। ले जाओ मीटर को नीचे से ऊपर, यानी कि मीटर का एल होता है। तो फाइनली जब चला गया तो हो गया m-1 l-3, ऊपर जा करके l 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, t की पावर 3 और a की पावर 2, है ना भाई। तो इसका विमा सूत्र m-1 l-3 t की पावर 3 एंड a की पावर 2 होता है। ओके बच्चों, ओके। और लास्ट में लिख लीजिए, यह एक अदिश राशि है। ठीक है भाई, छाप लो यहां तक। ओके ना। इस प्रकार, यहां सबसे हम जानने वाले हैं, इस प्रकार सब कुछ लिखने वाले, इस प्रकार। पहले सबसे पहले इसका लिख लेते हैं, देखिए ध्यान से। इस प्रकार सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/ρ। वैसे इस सब फॉर्मूला का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, कोई ज़्यादा यूज नहीं है, डिफिनीशन से निकल आया और कुछ नहीं है। पुनः सिग्मा की जगह एक और जी जो हम किए थे चालकत्व, वो क्या हो जाएगा 1/r। ठीक है, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी लिख लो कि सिग्मा बराबर ये होता है डिफिनीशन से, और ये भी डिफिनीशन से ये सा होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ जाइए। आ गए, वेरी गुड। चलो हम कुछ नोट्स लिखेंगे, बहुत ही काम की बातें रहेंगी। नोट में लिखिएगा, नोट। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, प्रतिरोध। क्या पढ़ा, R। और R बराबर क्या होता है ना, ये होता है ओम का नियम से। R बराबर क्या होता है, V/I। तो R जो है ये V और I पर डिपेंड नहीं करेगा, नहीं करेगा ना, नहीं करेगा। तो लिखिए, तो नोट में पहला बिंदु, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध चालक तार के सिरों के विभवांतर, चालक तार के सिरों के विभवांतर तथा तार से प्रवाहित धारा से स्वतंत्र होता है, तथा तार से प्रवाहित धारा से स्वतंत्र होता है। ये बातें नहीं भी लिखवाता तो चल जाता, बस लिखवा रहा हूँ नोट्स में कि आपको एग्ज़ाम में पूछे तो लगे कि हाँ यार लिखा हुआ था। ठीक है, समझ रहे होगे आप लोग, समझ गए होगे पहले ही। ठीक है, अब देखो भाई, इस पर डिपेंड तो नहीं करता, अच्छी बात है, लेकिन डिपेंड करता है किस पर, R बराबर, याद करो, रोयल भाई। ये तो फॉर्मूला ही निकला था, याद करो, R ये ऐसे आया था L/A। तो देख रहे हो यहाँ से क्या है, ये लंबाई पर डिपेंड करेगा और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा। तो लंबाई और क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं विमाएँ, तार की विमा पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो लिखिएगा उसके नीचे में नोट का दूसरा बिंदु, ये पहला बिंदु था, सेकेंड पॉइंट लिखिएगा। लिखिएगा, चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ओके बच्चों, देखो और भी ये तापमान पर भी डिपेंड करता है, लेकिन हम तापमान के बारे में भी जाने नहीं है, तुरंत हम इसके कुछ ही देर के बाद जानेंगे, वहाँ पर फिर से इस बात को लिख लेंगे किस तापमान पर कैसे डिपेंड करता है वो। ठीक है ना, कैसे डिपेंड करता है का मतलब है कि ऐसे ही मैं बोल दूं कि यार डिपेंड करता है, बढ़ता है, घटता है, उस पर ज़्यादा चर्चा करने से बेटर है कि जब वो आ जाएगा पॉइंट, जब मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा कि हाँ ऐसे हुआ है, तब आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अभी छोड़ देते हैं उसको कि तापमान पर क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब कि प्रतिरोधकता के बारे में हम क्या कहना है इन सब पर, है ना, प्रतिरोधकता किस बात पर डिपेंड करता है। तो लिखिएगा फिर वैसे ही, देखो तो ये जो रो है क्या नियतांक से आया है, तो इन सब बातों पर डिपेंड तो नहीं करेगा, है ना, किस पर, लंबाई और एरिया पर डिपेंड तो नहीं करेगा। तो लिखिएगा, किसी चालक की प्रतिरोधकता किसी चालक की प्रतिरोधकता पदार्थ का विशेष गुण होता है, पदार्थ का विशेष गुण होता है तथा यह तार की लंबाई व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, तार की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ओके बच्चों,
यस, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा, ये भी डिपेंड करेगा किस पर? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हम जानेंगे थोड़ा देर के बाद कैसे डिपेंड करता है। और इसी का विलोम होता है, जैसे प्रतिरोधकता का विलोम क्या होता है? होता है ना प्रतिरोधकता का चालकता, तो हम उसके बारे में कह सकते हैं कि वो भी एरिया पर और लंबाई पर डिपेंड करेगा। इसका उल्टा करके लिखवा दूं क्या कि भाई जैसे R जो है सो लंबाई से बढ़ेगा, लंबाई बढ़ने से R बढ़ेगा, तो इसकी चालकता क्या होगी? लंबाई बढ़ने से घटेगी। इसका उल्टा, जो भाई उल्टा है उसमें सारी बातें उल्टा हो जाएगा कि लंबाई बढ़ने से यदि प्रतिरोध बढ़ रहा है तो चालकता घटेगी। ठीक है ना? लिखवाना चाहिए मुझे? बिल्कुल नहीं। आप सोचो ना, खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि भैया लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ रहा है तो चालकता घटेगी, क्योंकि प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है चालकता। एरिया बढ़ने से प्रतिरोध घट रहा है तो चालकता बढ़ेगी, व्युत्क्रम होता है। उतनी बातें हम नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन में आपको मजा आएगा जब हम करेंगे तब। फिलहाल इसको छोड़ देते हैं वहीं पर, ये समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है, गुड। अब हम जानेंगे कुछ और विशेष बातें। एक बात आप चाहूँगा कि मैं आप लोग लिख लो, लिखिएगा तो, चालकत्व का एसआई मात्रक साइमन भी होता है। साइमन, एस से सूचित करते हैं इसको। ठीक है, तो इसका एसआई मात्रक साइमन भी होता है। देखिएगा, चालकत्व का एसआई मात्रक साइमन भी होता है। ये कुछ नया बात नहीं है, उस महो को ही हम साइमन कह सकते हैं। ओके ना, गुड। तो इसका एसआई मात्रक साइमन भी होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ डिफिनीशन लिखेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। लिखिएगा तो, जैसे हमने V बराबर RI पढ़ा ना। अब मैं बोलूँ आपको कि 1 ओम को परिभाषित करो, मान लो R बराबर क्या आ जाएगा? V/I। अब क्या बोलूँगा मैं कि 1 ओम को परिभाषित करो, तो क्या करोगे? जैसे 1 कूलाम को परिभाषित किए थे कल, 1 एम्पियर को किए थे, वैसे ही 1 ओम को करना है। कैसे करोगे? तो क्या लिखोगे? V का मान कितना हो जाए? 1। I का मान कितना हो जाए? 1। यार 1/1 कितना? 1। क्या हो गया? 1 ओम। यस, तो मैं क्या बोलूँगा? बोलो 1 ओम की डिफिनीशन लिखनी है तो क्या बोलूँगा? बोलो मुझे जल्दी से। क्या बोलूँगा कि यदि किसी चालक तार के सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा तार से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है ना? लिख डालो, लिखिएगा। क्वेश्चन क्या लिखा आपने? 1 ओम को परिभाषित करें। 1 ओम को परिभाषित करें। ठीक है, लिखिएगा इसका उत्तर। देखो ध्यान से, ये सब आपको हो सकता है मैं नहीं भी लिखाऊं, कुछ बातें आपको खुद से लिखना आना चाहिए। कैसे लिखेंगे? ऐसे ही करके, फॉर्मूला जो भी आपको याद है वो रख दो, बस खट से आंसर आ जाएगा। लिखिएगा, यदि किसी चालक तार के सिरों का विभवांतर, यदि किसी चालक तार के सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा तार से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। तार का प्रतिरोध क्या कहलाता है? 1 ओम कहलाता है। ओके बच्चों, वेरी गुड। अब देखो आगे की बातें करते हैं। इसके बाद की बात, 1 ओम को परिभाषित कर लिया। अब देखो, यदि मैं कहूँ कि 1 एम्पियर को परिभाषित करो, V बराबर क्या होता है फॉर्मूला? RI। V बराबर RI, ठीक है ना? V बराबर RI। अब मैं बोलूँ कि I बराबर क्या हो जाएगा? तो V/R। मैं बोलूँ 1 एम्पियर की डिफिनीशन, वहाँ तो हमने कर ही लिया है। मैं बोलूँ इसके टर्म में करो, प्रतिरोध के टर्म में, तो क्या करोगे कि यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम हो तथा सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो तार से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। नहीं, सही बात नहीं है? तो आप खुद से लिख लो, समझ में आई ना बात? आप फॉर्मूला लिखोगे, खट से लिख लोगे। लिख लो तो, क्या क्वेश्चन है? 1 एम्पियर को परिभाषित करें। वैसे ही कर रहे हैं, बस परिभाषित करें, बस आपको आ जाए लिखना। क्या लिखिएगा? लिखिएगा 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक तार के सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट हो, चालक तार के सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो तार से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ तक जान लिया। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन, मज़ेदार सा क्वेश्चन करेंगे हम। देखो ध्यान से देखना, मैं एक बात कह रहा हूँ, हमें अब जो है प्रतिरोधकता दिया रहेगा
और हमें प्रतिरोध निकालना रहेगा किसी भी चालक तार का, ठीक है, कैसे भी हो सकता है। चलिए सोचते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बड़ा ही सरल सा लेता हूँ। पहला क्वेश्चन, पहला है, इजी है। ये एक चालक तार है। अब देखोगे तार जनरली ऐसा ही होता है, बेलनाकार होता है, बहुत पतला होता है लेकिन बेलन के आकार का होता है। यहाँ से धारा जा रही है और यहाँ से निकल रही है, ठीक है, धारा I बह रही है। इसकी रेडियस जो है वो R गिवन है आपको, और लंबाई जो है L आपको पता है, दिया हुआ है। पदार्थ का जो है प्रतिरोधकता रो है। ओके, तो क्वेश्चन है कि बताइए तार का प्रतिरोध क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में तार का प्रतिरोध ज्ञात करें। ओके बच्चों, वेरी गुड। तो क्या लिखोगे, R बराबर हम जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हैं, रो L बाई ए। तो रो ही है, गिवन रहेगा आपको क्वेश्चन में, लंबाई L ही दिया हुआ है, और एरिया क्या होता है, एरिया कौन सा, ये वाला। देखो आपने बेलन का एरिया पढ़ा होगा, वो नहीं, हमें क्या चाहिए, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एरिया। जैसे ये है बेलन, यदि है ये, तो ये वाला एरिया चाहिए हमें, ये देख रहे हो, तो रेडियस R है, तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, पाई R स्क्वायर, है ना। तो नीचे में क्या आ जाएगा, पाई R स्क्वायर। बस ये समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया आपको। अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, बड़ा ही शानदार सा, छाप लीजिए, इसे छाप लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। देखो ध्यान से, मान लो ये इसका लंबाई L है, ये वाला भुजा L दिया हुआ है, ये एक घन है, सॉरी घनाभ है, ये वाली जो है वो B है, और ये वाली दी हुई है H। ओके ओके, ध्यान से समझना, ध्यान से। क्वेश्चन में इसमें 3 लिखाऊंगा। ऐसा है कि दी गई आकृति में तार का प्रतिरोध ज्ञात करें। ओके, क्वेश्चन क्या है, इसका पहला पार्ट, यदि धारा बाएं से दाएं प्रवाहित होती हो, सेकेंड, यदि धारा, देखो बाएं से दाएं प्रवाहित होती होगा, मतलब देखो ये बायां हो गया। क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये बायां ये दायां, या दायां से बायां भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये मत सोचना कि मैं तो ऐसे करके दिख रहा हूँ तो मेरे बायां दायां उल्टा हो गया, यार उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ऐसे निकल रही है, ऊपर नीचे या आगे पीछे, ये है, ठीक है, ठीक है ना, यस। देखो बाएं से दाएं का मतलब ये है ना, तो ये 1 नंबर मान लो मैं कर देता हूँ कि 1 के अकॉर्ड अनुदिश निकल रहा हो, ये हो गया 2, मान लो इसके अकॉर्डिंग धारा, इसके अनुदिश धारा जो है बह रही है, ये 2 हो गया, और मान लो 3 हो गया ये। इसका मतलब समझते होगे, आपको मैंने 11th में बताया होगा, ये मतलब हो गया अंदर की तरफ, यानी कि ऊपर से अंदर की तरफ। यदि, तो यही बात लिखता हूँ, यदि धारा बाएं से दाएं को मैं कर दूँ उससे अच्छा 1 के अनुदिश, यदि धारा 1 के अनुदिश, 1 के अनुदिश प्रवाहित होती हो, थोड़ा ज़्यादा क्लियर लग रहा है इससे, इसीलिए मैं ऐसा कर दिया, है ना। यदि धारा, अब 1 की जगह क्या 2, तो 2 के अनुदिश प्रवाहित होती हो, नेक्स्ट थर्ड, यदि धारा
3 के अनुदिश, 3 का मतलब ये, इसको 3 लिख देता हूँ मैं, 3, ठीक है, मतलब अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, धारा 3 के अनुदिश प्रवाहित होती हो। बच्चों ध्यान से समझने का प्रयास करो, बड़ा ही अच्छा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, एक के अनुदिश धारा बह रहा है, मतलब ये रहा धारा के बहने की दिशा, ठीक है। आप उल्टा पुल्टा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेन है कि धारा बह किसके अलॉन्ग रहा है। अब इसके अलॉन्ग, अब बताओ, मैंने कहा है कि लंबाई किसके अनुदिश होता है, लंबाई, तो धारा प्रवाह के अनुदिश। धारा कैसे प्रवाहित हो रहा है, यूं, तो लंबाई कितना हो गया, कितना लंबाई में धारा बहा, कितना लंबा तक धारा बहता रहा, तो एल लंबाई में, है ना। तो पहला का जो सॉल्यूशन हो जाएगा, ध्यान से बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, बोलो। आर बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए। दिमाग लगाओ, क्या लगाना है, दिमाग। रो तो अपना गिवन है कि भाई रो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, वो तो रो ही रहेगा, इसका रो जो है रो ही है, ठीक है, पर दिया हुआ रो, ये गिवन होगा प्रॉब्लम में, रो ही है। अब कहा जा रहा है कि लंबाई और क्षेत्रफल आपको सेलेक्ट करना है, तो बताइए यदि ऐसे बह रहा है तो लंबाई कितना, एल। याद करो ऐसा क्वेश्चन हमने किया है कैपेसिटर में, एक ऐसा ही बनाया था, वहाँ भी था ऐसा ही, कुछ एरिया लेना था और लंबाई लेना था, है ना, सेम सेम। तो क्या लिखोगे, रो एल अपॉन एरिया। तो क्या एरिया इस, यही अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल हो गया, जो कि है लंबाई, इसका देखो ये हो गया h और ये हो गया b, क्या इसका एरिया h इंटू बी हो जाएगा। चूंकि ये एक यदि घनाभ है तो घनाभ का ये क्या होगा, एक आयत की तरह बना हुआ होगा ये वाला पृष्ठ, तो क्या हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, बोलो बोलो, तो चौड़ाई और ये b इंटू एच, यानी कि b इंटू एच। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, ध्यान से बच्चों, सेकेंड पार्ट देखो ध्यान से। अब मुझे क्या जानना है, अब मुझे कहा गया है कि धारा 2 के अनुदिश बह रहा है, दो को देखो, क्या यही 2 है, हाँ यही है 2, अरे दिख गया, यही 2 है। अब 2 के अनुदिश जा रहा है, तो क्या कितना लंबाई धारा बहा, बोलो, धारा, तो क्या ये वाली दूरी को धारा ने तय किया होगा, h, तो क्या लिखोगे, रो एच अपॉन एरिया। एरिया कितना, तो क्या ये वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया से निकला होगा, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल से, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, तो एल इंटू बी। सेकेंड पार्ट हो गया। और थर्ड पार्ट, ध्यान से बच्चों, थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन यही लिख रहा हूँ, थर्ड सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट, ध्यान से बच्चों। तो क्या R3 मुझे लिखना पड़ेगा, और फिर से लिखूंगा रो, और थर्ड में धारा कैसे बह रहा है, ऊपर से अंदर की तरफ, देखो थर्ड लिखा रहा हुआ है, तो ऊपर से अंदर की तरफ कितना लंबाई गया होगा धारा, बोलो बोलो, तो क्या B, अरे बाहर से अंदर क्या है, B है, देख रहे हो ये B, तो रो B अब बट्टा एरिया, तो क्या ये एक पृष्ठ का एरिया ये वाला इसी से अंदर जा रहा है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, लंबाई गुने कितना रे, अरे यार बोलो ना, तो ये वाला हो जाएगा, ये कितना है, देखो ये h, ध्यान से देखो ये h, तो ये भी h, और ये लंबाई, तो लंबाई गुने h, यानी कि l इंटू h, ठीक है। छाप लो तीनों का तीनों, समझ लेना अच्छा से छाप करके, ओके ओके, मिटाता हूँ। ध्यान से बच्चों, ध्यान से आगे बढ़ते हैं, और अब हम जानने वाले हैं एक और शानदार सा होमवर्क, इसको घर पे करना है आपको, बड़ा ही मज़ेदार सा क्वेश्चन है, सोचना इस पर। देखो थोड़ा टेढ़ा दे रहा हूँ, ये मत सोचना कि सर खुद तो इजी कर लिए और हमें टेढ़ा दे दिए, भाई आपको मैं टेढ़ा क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ कि आप सोचो, जो मैंने बताया है 4-5 क्वेश्चन, उससे आपको सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। ये देखो, ये देखो, ये 2 सकेंद्रीय बेलन से मिलकर बना है, ओके बच्चों, ओके। रेडियस गिवन है, ये वाली जो रेडियस है ये है R1, और बड़ी वाली जो है वो है R2, ठीक है। ये वाला पार्ट भरा हुआ है, ठीक है।
मतलब ये बीच वाला खोखला है, ऊपर भरा है, नीचे भरा है, तो अब ऑब्वियस सी बात है ना, धारा सिर्फ इसी से बहेगी। तो ये हो गया लंबाई L है दिया हुआ, R1 R2 दिया हुआ है ही, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हो गया हमारा R2 और ये छोटा वाला हो गया R1। ओके बच्चों, क्वेश्चन है दी गई आकृति में, लिख लो दी गई कर देते ना, यहो नहीं कर सकते थे। हाँ, दी गई आकृति में, ध्यान से, दी गई आकृति में तार का प्रतिरोध ज्ञात करें। ठीक है, छाप लो इसको, क्वेश्चन होमवर्क में है। एक क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ और दे दूं, बड़ा ही आसान सा। देखो, चार ओम प्रतिरोध वाले 4 ओम प्रतिरोध वाले तार के सिरों का विभवांतर 20 वोल्ट है। तो तार से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। ओके बच्चों, ओके। देखो ये ना बहुत ही इजी सा है, बस ऐसे ही ओम के लॉ पर मैंने आपको दे दिया क्वेश्चन। सॉल्यूशन गिवन है, क्या गिवन है, तो R इज इक्वल्स टू 4 ओम है ना, V इक्वल्स टू 20 वोल्ट, तो I इक्वल्स टू क्या होता है V बाई R, कहाँ से, ओम के नियम से लिखेंगे, तो ओम के नियम से लिख लो, अच्छा लगेगा बेचारे को, ओम को, ओम के नियम से। ठीक है, नियम से V बराबर, सॉरी I बराबर V बाई R, V का मान है 20, R का मान है 4, कितना हो गया 5 एम्पियर।